हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स की जो हमारी क्लासेस चल रही थी यूनिट 1 की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका आज क्लास नंबर 8 है। फिज़िक्स में जो बुक चलती है थर्ड सेमेस्टर में वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। ठीक, इसका मैंने आप लोगों को सिलेबस करा दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट चैप्टर्स बता दिए हैं जिसे हमें सबसे पहले कवर करना चाहिए। ठीक, उसी अकॉर्डिंग आप लोग भी पढ़ेंगे तो आप लोग भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे। इसके मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए हैं कि कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिससे लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, जिससे ज़्यादा मार्क्स गेन होंगे आप लोगों के एग्ज़ाम में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें और क्लास 1 से लेकर के क्लास 7 तक जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास थी, तो ये सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ चेकआउट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अगर आप केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। पूरा मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी, साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूँगी, उसके आंसर भी बताऊँगी, पेपर भी एनालिसिस कराऊँगी। तो पूरा सेमेस्टर मैं आप लोगों के साथ हूँ, तो आप लोग भी कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर। मतलब हमें एक लॉन्ग चार्ज वायर दी जाएगी जो कि इन्फिनिटी तक जा सकती है। ठीक, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अगर पूछ लिया गया तो आप लोगों को जितना लिखाऊंगी उतना ही लिखिएगा। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं, हम एक वायर ले लेते हैं और चार्ज वायर है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चार्ज होगा। ठीक, दिख रहा है आप लोगों को। मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि आप नोट्स बनाते हुए चलिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला को फार्मूला शीट में नोट डाउन करते हुए चलिए। आप मेरी हर बात को फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा आपके डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सेकेंड सेमेस्टर में बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरी बात को फॉलो किया था और जो जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताए थे वैसे के वैसे क्वेश्चन आए भी हुए थे। तो इस सेमेस्टर में भी आप लोग ध्यान से मेरी हर बात को सुनते हुए चलिएगा, आप लोगों के भी अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। तो हमने क्या लिया कि एक चार्ज वायर लिया, क्या लिया, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया। मान लेते हैं इसकी जो हम लोगों ने 3 डेंसिटी पढ़ी थी ना, 4 डेंसिटी पढ़ी थी ना, लैम्डा, तो उसमें मान लेते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है इसकी। अब इसमें कुछ फील्ड जो होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड की तरफ निकल रही हैं। ये क्या निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इधर पास आउट हो रही हैं। ये हमारे पास वायर है जिसमें हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ले लिए और जिसमें चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ निकल रही है। अब इस फील्ड की वजह से हम लोग एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करेंगे, उसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब इधर देखिए, इसके जो वायर के थ्रू चारों तरफ हमारे वो बनेगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ आ रही है ना, इधर से इधर जा रही, इधर से इधर जा रही है। तो इसमें जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो सिलेंड्रिकल बनेगा। कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा, सिलेंड्रिकल हमारा गॉसियन सरफेस बनेगा। ठीक, तो इसमें 3 सरफेसेस होते हैं। पहला तो ये कर्व्ड वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो इसकी वजह से मान लेते हैं कि ये S है, ये सरफेस है, तो इसकी वजह से DS1 यहाँ पर एक हमारे पास एरिया वेक्टर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जो हमारा एरिया वेक्टर बनता है ना गॉस लॉ की वजह से, तो एक तरफ ये बनेगा, एक ऊपर साइड बनेगा और एक नीचे साइड बनेगा। मान लेते हैं ये DS2 वेक्टर है और DS3 वेक्टर है। ठीक, जो हम कंसीडर करेंगे बस उतना ही लिखना है। हमने क्या कंसीडर किया, तो एक थिन इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर को, तो लिखेंगे यहीं पर, लिख लीजिए साइड में ही, कंसीडर अ थिन इनफाइनेटली स्ट्रेट वायर हैविंग लैम्डा क्या है, हैविंग लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको भी लिख लीजिएगा। फिर लिखिएगा द फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स। हमने क्या किया,
हमने एक इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर लिया जिसके थ्रू हम इसके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी रेडियली आउटवर्ड निकल रही है। फिर हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया जिसका मान लेते हैं रेडियस r है और जिसकी लेंथ कितनी है l है। फिर इसके थ्रू कर्व सरफेस, हमारे पास 3 कर्व सरफेस आए, एक ये वाला S1 और नीचे वाला S2 और नीचे वाला S3। तो उसकी वजह से जो हमारा वेक्टर होगा वो ds1 हो गया, ds2 हो गया, ds3 हो गया। फिर गॉस लॉ लगाएंगे इसको और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसमें आगे लिखेंगे ड्रॉ अ सिलेंड्रिकल। इसकी लैंग्वेज लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आप लोग सिर्फ डेरिवेशन थोड़ी ना लिखेंगे, उसमें कुछ ना कुछ तो लिखेंगे। जो हमने आप लोगों को बताया बस अपनी लैंग्वेज में कोशिश कीजिए कि वही को अपनी लैंग्वेज में लिख सके। मैं आप लोगों को सिंपल ही लैंग्वेज लिखवाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और माइंड में रिमेंबर भी रहे कि आप लोग एग्ज़ाम के टाइम पर भूलें ना। ड्रॉ अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r, जिसकी रेडियस r हो एंड लेंथ l हो, और इसका कर्व सरफेस था तो लिखेंगे इट हैज़ कर्व्ड सरफेस S1। ये जो राउंड वाला है उसको कर्व सरफेस कहते हैं और 2 फ्लैट सरफेस है, एक ऊपर वाला एकदम फ्लैट रहता है ना और एक नीचे वाला। तो लिखेंगे एंड 2 फ्लैट सर्कुलर इंस, जो कि S2 और S3 हो गया। इतना आप लोगों को समझ में आया, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया बस उतना ही बताया। अब इसमें गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ पहले इस सरफेस के लिए निकालेंगे, इस सरफेस के लिए और इस सरफेस के लिए, तीनों ऐड हो जाने वाला है। अब इधर देखिएगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है और ये हमारा ds1 भी इस डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री बनेगा। और यहाँ पर थीटा कितना बनेगा, इधर से ये ऐसे है और हमारा ये ऐसे है तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा। ये ऐसे है और ये ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और ds2 ऐसे है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। तो ये 3 एंगल रखिए ध्यान में, अभी काम आएगा। ठीक, तो आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें लिखेंगे फ्रॉम गॉस लॉ। अभी गॉस लॉ क्या कहता था, गॉस लॉ कहता था इंटीग्रल E.ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही था ना गॉस लॉ। अब इसको 3 हमारे पास दिया गया, एक कर्व वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, तो हो जाएगा E.ds1 प्लस E.ds2, तीनों का सम हो जाएगा E.ds3 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने कहा था कि A.B को, अभी पिछली क्लास में बताया था कि अगर इसको तोड़ना हो तो कैसे तोड़ते थे, A.B को सॉल्व कैसे करते थे, AB cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा लगेगा cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा ED cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा क्या होगा, सबसे पहले ds1 में थीटा कितना है 0 डिग्री है और 2 में कितना है 90 है, 3 में भी 90 है, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो लिखेंगे cos, ये 0 डिग्री हो जाएगा, ये ED cos 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस ED, ये इंटीग्रल भी तो लगेगा, इसमें इंटीग्रल भी लगेगा, और ds1 cos 0 होगा, ds2 cos 90, ds3 cos 90 डिग्री इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इतना समझ में आया आप लोगों को। गॉस लॉ मैंने लगाया और फिर उसके बाद इसको ओपन कर दिया कॉस के फॉर्म में। ठीक, तो अब देखिए cos 90 कितना होता है 0 होता है, cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो मतलब ये दोनों टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ से बचा ये, इसको लिखेंगे E को हम बाहर ले लेते हैं और ds1 को ऐसे ले लेते हैं, cos 0 कितना होता है 1 होता है, क्या बचा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा। और हम जानते हैं जो लीनियर चार्ज डेंसिटी अभी पिछले क्लास में पढ़ा वो Q/L होता है, तो यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लेते हैं तो लैम्डा L हो जाता है, तो जहाँ पर Q है वहाँ पर L लिख देते हैं। और जो इंटीग्रल ds1 है यहाँ पर सिलेंडर का एरिया लिखा जाएगा, सिलेंडर का एरिया होगा 2πRL रेडियस और ये लेंथ, तो ये हो जाएगा 2
पाई आर एल और क्यू की जगह पे पाई एल अपॉन एप्साइलन नॉट। यहाँ से एल कैंसल आउट हो गया। ई की वैल्यू क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी निकलेगी इसको नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्साइलन नॉट आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 2 से डिवाइड कर दें तो कुछ फॉर्मूला इस तरह हो जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्यों कर रहे हैं इसको मैं बताती हूँ। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट ऊपर 2 लैम्डा और ये R। देखिए ये मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किए क्योंकि हमने जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में पढ़ा है ना, यहाँ पर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा था तो 4 पाई बनाने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 लैम्डा हो गया, नीचे करें तो 2 2 4 हो गया, पाई एप्सिलॉन नॉट R हो गया, इसीलिए किए। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनेटली चार्ज लॉन्ग चार्ज वायर के लिए हो गया। ठीक, तो ये भी फॉर्मूला आप लोग अपनी फॉर्मूला शीट में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जो इसके बाद टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक चीज़ और बाद में टॉपिक बताती हूँ। पहले अगर आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आ रहा, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। टाइम बहुत है अभी हम लोगों के पास, हम लोगों ने बहुत जल्दी स्टार्ट किया है, 2 महीने 3 महीने पहले स्टार्ट किया है। आप लोगों का एग्ज़ाम होगा करीब नवंबर दिसंबर में होगा। ठीक, तो बहुत टाइम है अभी हम लोगों के पास। हम लोगों को पूरा चैप्टर भी अच्छे से कवर करना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है। अब इसके बाद 1-2 वीडियो और बनेगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगी। जितना मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट सीरीज़ पढ़ा रही हूँ, आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिएगा, एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला। बाकी जो अगर मिस होता भी है तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आऊँगी, उसमें सब कुछ कवर करा देने वाली। कहीं अलग से प्लेलिस्ट नहीं क्रिएट होने वाली है, बस वही 3rd सेमेस्टर की सारी वीडियो उसमें ऐड होने वाली है। नहीं तो बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं, ये वीडियो नहीं मिल रही, वो वीडियो नहीं मिल रही, इसकी सीरीज़ कहाँ है। तो मैं बहुत ज़्यादा प्लेलिस्ट वगैरह भी नहीं क्रिएट कर रही हूँ, जो जहाँ पर है सिंपल फॉर्म में रहने देती। जितना बनेगा उसका लेक्चर बनेगा वहीं में रहेगा, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सब वहीं में रहेंगे, पेपर एनालिसिस भी वहीं में हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग बस पूरी सीरीज़ को, प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। और कोई हर वीडियो नई जो वीडियो आती है मेरी शाम को 6 बजे आती है, मंडे टू फ्राइडे आती है, तो आप शाम को एक्टिव ज़रूर रहा करिए, ताकि आप मेरी कोई न्यू भी वीडियो आती है तो उसको सबसे पहले देख लिया करिए और नोट ज़रूर बनाते हुए चलिए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट पेज से लिखते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना, अब नेक्स्ट टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। ये सब चीज़ मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सब कुछ अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, इससे मिलता जुलता था, इसीलिए मैंने सोचा कि इसी के साथ कवर करा देती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा सीक्वेंस में करा रही हूँ कि आप लोगों का एक भी टॉपिक छूटने नहीं वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर। अब इसमें सिलेंडर आ गया, उसमें क्या था, वायर था। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले सिलेंडर लेंगे। सिलेंडर, ये हो गया हमारे पास सिलेंडर। ठीक, इसका एक कर्व सरफेस है और 2 फ्लैट सरफेसेस हैं। इसकी वजह से इसमें भी क्या होगा, चार्जेस होंगे, बाहर चार्जेस हो गए। ठीक, तो अब इसकी वजह से एक गॉसियन सरफेस क्रिएट होगा, तब जा कर के हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, जैसे उसमें मैंने बताया। तो अब सिलेंडर में भी कैसा गॉसियन सरफेस होगा, सिलेंडर में हमेशा याद रखिएगा कि सिलेंड्रिकल ही गॉसियन सरफेस होता है। ये जो रेड से कर रही हूँ ये गॉसियन सरफेस है। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी करते रहिए, ताकि मैं जो बता रही हूँ आपके माइंड में जाता भी रहे। और कुछ हिंदी में लिखना चाहते हैं तो वो आप लोग साइड में नोट करके हिंदी में भी लिख लिया करिए। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ है। ठीक, हमारा चार्ज्ड कंडक्टिंग सिलेंडर है। ठीक, और ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। इसकी वजह से हमारे पास एक ये सरफेस हो गया और एक नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया। तो इधर क्या होता था, DS1, नीचे क्या होता था, DS2 वेक्टर भी लगा दीजिएगा। ठीक, और DS3 वेक्टर, ये हो गया। अब यहाँ पर कितना थीटा बनता था, 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री। इसको मैं बता चुकी हूँ, इसीलिए बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ। ये क्या है, गॉसियन सरफेस है।
पूरा सेम टू सेम वैसा ही होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिएगा। ठीक, इतना समझ में आया। ये 4 सिलेंडर है, इसके थ्रू हम गॉसियन सरफेस बनाए हैं, इसके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं। रेडियस r मान सकते हैं, लेंथ l मान सकते हैं। इसमें लिखना चाहे तो ये लिख भी सकते हैं, तो लिख लीजिएगा इसमें, कंसीडर अ सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल R, द फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू सिलेंडर इज आउटवर्ड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो मैं आप लोगों को समझाते जा रही हूँ, बस उतना ही लिखवाते जाऊँगी ताकि आप लोगों को रिमेंबर रहे, उतना समझ में भी आए। ठीक, तो अब देखिएगा, इसमें अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड की तरफ है। फिर क्या किया हमने, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया, तो लिखेंगे ड्रॉ या कंसीडर्ड, ये ड्रॉ लिख सकते हैं, ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r। मतलब देखिए, ये जो सिलेंडर का रेडियस कैपिटल R है और ये जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ करा उसका रेडियस स्मॉल r है, एंड लेंथ l, और ये गॉसियन सरफेस की लेंथ स्मॉल l है। ठीक, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम मत बनाइएगा, सिंपल सोवर ही बनाइएगा ताकि एग्जामिनर को भी अच्छे से दिखे, और कम से कम 2 पेन तो ले ही लीजिएगा आप लोग, कि एक ब्लैक हो और एक ब्लू हो, क्योंकि यही 2 चलते ही हैं। और साफ़ सुथरा डायग्राम बनाएंगे तो एग्जामिनर को भी अच्छा दिखेगा और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। और एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी कोई टिप्स वगैरह चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की, वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं आप लोग। अगर और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोगों को तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप लोग कोई टॉपिक रिकमेंड भी करते हैं तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना देती हूँ। ठीक, स्मॉल l इसकी लेंथ हो गई। अब क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इसमें 3 केसेस बन सकते हैं। जो स्मॉल r है, ये जो गॉसियन सरफेस है, अगर ये कैपिटल R से बड़ा हो जाए तब क्या होगा, फिर अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तब क्या होगा, अगर स्मॉल r कैपिटल R से छोटा हो जाए तो क्या होगा। तो इसमें 3 केसेस देखिएगा। सबसे पहला केस फर्स्ट, अगर मान लेते कोई एक पॉइंट है, R तो मान ही चुके हैं, P मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है जो कि सिलेंडर के बाहर एग्जिस्ट करता है। मान लेते हैं कोई ये P पॉइंट है, पहले केस की बात कर रहे हैं, P पॉइंट है जो कि सिलेंडर के बाहर एग्जिस्ट करता है। तो उसमें हम लिखेंगे व्हेन P पॉइंट exist outside the cylinder। जब ये P पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर हो गई तो गॉसियन सरफेस हमारे पास बड़ी हो जाएगी, तो उसका रेडियस भी हमारे पास बड़ा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द सिलेंडर। तो ये पहला केस हो गया। तो इसमें हम लोग गॉस लॉ लगाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो लिखाएंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रल E.ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और आउटवर्ड है तो यहाँ पर O लिख सकते हैं या आउटवर्ड लिख दीजिए, ये ज़्यादा सही रहेगा। O लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट लगने लगेगा। ठीक, और E को बाहर ले लिया, इधर क्या आ जाएगा D, और इधर हमें देखिए पहले सरफेस के लिए निकाल रहे हैं तो ये ds1 हो जाएगा, और यहाँ का जो एंगल होगा ये थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, लेकिन इसका कोई भी काम नहीं है, आगे देखते हैं इसमें। ठीक, बता दे रही हूँ, ये ds1 के लिए निकाल रहे हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम जानते हैं कि जो सिलेंडर का एरिया होता है वो कितना होता है, 2πr_l होता है, और हम जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू Q/L होता है, और Q की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा L होता है, अभी मैंने बताया। तो Q की जगह पे लैम्डा L लिख देंगे, इसकी जगह एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसल आउट हो गया, E की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2π एप्सिलॉन नॉट ऊपर लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 2πr है, 2πr एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई r भी लिख सकते हैं। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी वो 2 लैम्डा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट
4πε0 r हो जाएगा। तो ये हो गई आउटवर्ड के लिए। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, एक बार में नहीं समझ में आया रिपीट करके देख लीजिए। ये केस नंबर 1 है। ठीक, अब केस नंबर 2 देखते हैं। केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या, जो P पॉइंट है अगर हमारे सरफेस पे हो गया, ये जो P पॉइंट है इसी के सरफेस पे हो गया तो क्या हो गया, R इज इक्वल टू R हो जाएगा। मतलब जो गॉसियन सरफेस है और सिलेंडर का सरफेस है वो इक्वल हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, और हमेशा याद रखिएगा कि P पॉइंट से ही गॉसियन सरफेस ड्रॉ की जाती है। लिखेंगे व्हेन पॉइंट P is on the surface of cylinder। ठीक, तो स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाला, क्या आया था, 1/4πε0 2π/r था, स्मॉल r था। अब जहाँ पर स्मॉल r है वहाँ पर कैपिटल R बस लिख देना है। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 2λ/R। ये हो गई ऑन द सरफेस के लिए, क्योंकि हमारा जो R है स्मॉल r है कैपिटल R के इक्वल है, तो यही आ जाएगा। और तीसरा केस बनता है कि जब सिलेंडर के अंदर P पॉइंट हो। केस 3, व्हेन पॉइंट P lies inside the cylinder। तो R स्मॉल r छोटा हो जाएगा कैपिटल R से। तो इसमें क्या होगा, इधर देखिए, फिगर से थ्रू समझाती हूँ। अगर ये जो गॉसियन सरफेस है, मान लीजिए कोई पॉइंट P अंदर हो गया, तो जो स्मॉल r है वो तो छोटा हो गया ना, कैपिटल R बड़ा हो गया। तो इस केस में जब ये अंदर हो जाएगा तो चार्ज तो अंदर प्रेजेंट नहीं है ना, चार्ज तो देखिए बाहर प्रेजेंट है, तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो हमारे पास Q 0 हो जाएगा। जब Q 0 हो जाएगा तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी। तो इसमें लिखेंगे थर्ड केस में, इसमें लिखेंगे in this there is no charge या zero charge present, there is no charge present inside the सिलेंडर। अब सिलेंडर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो Q हमारे पास 0 हो जाएगा। जब Q 0 हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इनसाइड में वो हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि गॉस लॉ लगाएंगे। और जब E हमारा 0 हो जा रहा है, Q 0 हो जा रहा है, तो पूरा की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो इनसाइड के लिए हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो 0 हो जाएगी। ठीक, होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये तो हो गया, मैंने आप लोगों को सबसे पहले ये बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर के लिए बता दिया। दूसरा टॉपिक ये भी बता दिया कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए क्या होता है। सारे इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस वाइज से करा रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट केस क्या बनेगा, अभी हमने इसमें कंडक्टिंग पढ़ा था ना, कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए पढ़ा था कि जो हमारा चार्ज था आउटसाइड था। अब हम लोग नॉन कंडक्टिंग के लिए पढ़ेंगे कि जो चार्ज होगा वो इनसाइड हो जाएगा। ठीक, गॉसियन सरफेस के अंदर ही चार्ज रहता है ज़्यादातर, इसमें मेनली कह सकते हैं ट्रिक्स लगाने के लिए। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी ध्यान से देखिएगा, आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा। जो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो कमेंट में बता भी दीजिए कि आप लोग नोट्स भी बना रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि ये सारे नोट्स मेरे हैंडमेड है। मैं आप लोगों को हर एक बहुत जगह से मैं आप लोगों के लिए कंटेंट ला रही हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड due to a charge non-conducting cylinder
न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और सारे कॉन्सेप्ट नए हैं। तो बहुत इजी वे में, मैंने तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में पढ़ा था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही ईजी वे में पढ़ा दूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, आप लोग अपनी सी लैंग्वेज बनाना लिखना समझ जाए, आप लोगों को एक टॉपिक का नाम दे दिया जाए, बस उससे ही समझ जाए कि इसमें क्या करना है। तो उसी तरह मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, मेरी कोशिश यही है, बस और कुछ नहीं। हमें कहा नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, तो सबसे पहले सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। हमने ये सिलेंडर बना लिया, थोड़ा फिगर पे मत जाइएगा, बस कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग, ठीक। जिसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर मान लेते हैं। अब हमारे इधर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। अब इसमें क्या करते थे, जो चार्जेस हैं अंदर की तरफ प्रेजेंट है, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक। अब हम इसके थ्रू जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कोई एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक। तो इसी में निकालेंगे तो इधर क्या निकलता था, DS1 DS2, स्मॉल के लिए निकाल रहे हैं DS2, और ऊपर DS3, और इसकी लेंथ L है, ठीक। इतना समझ में आया आप लोगों को। नॉन कंडक्टिंग के लिए निकाल रहे हैं, जो चार्जेस है इनसाइड है, तो इसमें भी लिखेंगे कंसीडर्ड। इसमें मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, इसको लिखते जाइए, ठीक। नहीं तो पता नहीं चलेगा कि आप लोग बस स्क्रीनशॉट लेते हुए चल रहे हैं। नोट डाउन भी करते हुए चलिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट डाउन करते हुए चलिए। इसमें मैं बोल दे रही हूँ, कंसीडर्ड अ लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग, कंसीडर्ड अ लॉन्ग चार्ज नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर of radius r in which charge is distributed throughout the वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम यूनिफॉर्मली रो एंड लैम्डा। इसमें जो वॉल्यूम की बात हो रही है तो इसमें जो वो लगेगा, रो लगेगा और लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी लगेगा और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगेगा, ठीक। तो लिखेंगे, फिर से बोल दे रही हूँ, कंसीडर्ड अ लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर ऑफ रेडियस r in which charge is distributed throughout the volume uniformly, rho and lambda are volume and charge linear charge density। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है ना, और रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। तो और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ रेडियली आउटवर्ड, ठीक। और कंसीडर या ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस स्मॉल r है, हुज रेडियस स्मॉल r एंड लेंथ L, एंड इट हैज़ कर्व सरफेस S1 एंड सर्कुलर फ्लैट सर्कुलर सरफेस S2 एंड S3। इतना आप लोग लिख लेंगे, ठीक। अब इसमें 3 केसेस बनेगा, S1 के लिए, S2 के लिए और S3 के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे केस 1। केस 1 में मान लेते हैं एक कोई P पॉइंट है आउटसाइड द सिलेंडर हो गया, तो उसके लिए अभी मैंने आप लोगों को बताया जब आउटसाइड द सिलेंडर हो गए तो स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा हो गया, तो लिखेंगे व्हेन पॉइंट P इज़ आउटसाइड द सिलेंडर। तो हमारे पास यहाँ पर गॉस लॉ लगाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ई ds, ई को मैंने पहले ही बाहर कर दिया, S1 के लिए लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा Q/ε0। सब कुछ मैंने बता चुका है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्यों मैंने इस तरह किया है। बार बार लिखने से अच्छा है एक बार मैं बता दूँ आप लोगों को, ठीक। और सिलेंडर क्या होता है 2πrl, और क्यू की जगह क्या लिखते थे लैम्डा L, और ε0, L से L कैंसिल आउट, E की जगह पे हो गया 1/2πε0 लैम्डा बाई L, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके लिख सकते हैं 1/4πε0 2π/L, ठीक। इतना आप लोगों को समझ में आए। कोई एक पॉइंट P है जो कि बाहर है, वहाँ से गॉसियन सरफेस क्रिएट करेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अब बाहर की तरफ, जब r स्मॉल r जो है किसका बताया था मैंने, फिर से भूल गए आप लोग, स्मॉल r बताया था गॉसियन सरफेस का रेडियस, और कैपिटल R बताया था सिलेंडर का रेडियस। जब गॉसियन सरफेस का रेडियस बड़ा हो सिलेंडर के सरफेस से, तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये आती है, ठीक। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या हो जाएगा, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। केस सेकेंड, जब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा, जहाँ पर ये है ना, यहाँ पर R भी तो आएगा, यहाँ पर R भी आएगा, ठीक। क्या लिख दी हूँ मैं,
इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार, फिर बता देती हूँ। E इज इक्वल टू 1/2πε0 r ऊपर लैम्डा, जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4πε0 r, और ये हो जाएगा 2 लैम्डा हो जाएगा। ठीक, अब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से केस 2 देखते हैं। r बच गया था ना, वही केस 2, जब r कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। जब यहाँ पर स्मॉल r है तो यहाँ कैपिटल R कर देना है बस। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन कैपिटल R। जब P पॉइंट कहाँ पर हो, सरफेस पे हो, व्हेन P इज़ ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर। ठीक, आप लोगों को ये समझ में आ गया। और थर्ड केस देखते हैं, इसमें जल्दी से देख लीजिए, वीडियो काफ़ी लंबी नहीं करना चाहती हूँ, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। लास्ट केस है ये, ठीक, इसको ध्यान से देखिएगा। व्हेन P लाइज इनसाइड द सिलेंडर, तो स्मॉल r कैपिटल R से कैपिटल R बड़ा हो जाएगा। देखिए, अगर कोई P पॉइंट है, अगर इसके अंदर आ गया तो इसके अंदर क्या होगा, चार्ज है इसके अंदर। अब चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने वाली है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें लिखेंगे लेट इन दिस केस इट कैरीज, अंदर चार्ज है ना, तो अंदर चार्ज को ले लेते हैं, इस कैरीज चार्ज Q डैश, जो अंदर चार्ज है इस केस में हम लोग चार्ज को Q डैश ले लेते हैं। फिर लिखेंगे चार्ज कैरीज बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना का चार्ज करें, हम लोग ने देखा था सिलेंडर क्या होता है, πr²L। ठीक, और जो कि Q के इक्वल होगा हमारा चार्ज। ये जो वॉल्यूम जो होता है वो πr²L होगा, वो जो चार्ज कैरी करेगा, मतलब Q के इक्वल हो जाएगा। सो द चार्ज कैरीड बाय यूनिट वॉल्यूम। अब यूनिट वॉल्यूम के लिए मतलब एक के लिए, इतने के लिए इतना क्रिएट कर रहा है, तो एक के लिए Q/πr² हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर चार्ज कैरीड बाय वॉल्यूम कितना है, πr² विल बी Q डैश इज इक्वल टू Q अपॉन, हमें Q डैश निकालना था ना, हमारे पास जो चार्ज कैरी कर रहा है वो Q डैश है, तो Q डैश इज इक्वल टू जो चार्ज होगा ये यूनिट वॉल्यूम के लिए Q अपॉन पाई, ये कैपिटल R हो जाएगा। यूनिट वॉल्यूम के लिए निकाल रहे हैं ना, ये यहाँ पर कैपिटल R हो जाएगा क्योंकि कैपिटल R बड़ा है इसमें, तो ये कैपिटल R हो जाएगा। ठीक, ये कैपिटल R का होल स्क्वायर L हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये वॉल्यूम से। ठीक, πr² L से, यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, πL कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से Q डैश की वैल्यू कितनी आएगी, Q ऊपर r² अपॉन कैपिटल R का होल स्क्वायर। अब इसमें गॉस लॉ लगाएंगे, इतना समझिए पहले, इतना एक बार और समझा देती हूँ। जब P पॉइंट इनसाइड द सिलेंडर हो तो स्मॉल r क्या होगा, छोटा होगा कैपिटल R से। इस केस में जो अंदर चार्ज है वो उसको Q डैश ले लेते हैं, उस चार्ज की वजह से जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है वो πr²L हो रहा है, जो कि Q के इक्वल है। ठीक, अब ये चार्ज यूनिट वॉल्यूम के लिए निकाला जाए तो वो Q/πr²L हो जाएगा, क्योंकि R बड़ा है इसमें। ठीक, फिर उसके बाद जो चार्ज कैरी कर रहा है वॉल्यूम को कितना होगा, जो πr² में टोटल वॉल्यूम के लिए निकाला जाए तो वो Q डैश इज इक्वल टू हमारे पास यूनिट वॉल्यूम और मल्टीप्लाई बाय πr²L से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा चार्ज जो कैरी बाय वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करा तो हमारे पास इतना आ गया। ठीक, इतना आने के बाद हम गॉस लॉ लगाएंगे, Q की जगह पे ये वाली वैल्यू को रख देंगे और फिर सॉल्व कर देंगे, तो आ जाएगा। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये गॉस थ्योरम। ठीक, हमने देखा था कि हमारे पास क्या होता था, EDS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था, और E को हम बाहर लिख लेते थे, फिर A इसकी जगह पे क्या लिखते थे, ये 2πRL लिखते थे, और Q की जगह पे πL लिखते थे। Q की जगह पे क्या होता था, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L, तो Q इज इक्वल टू πL।
अरे लैम्डा एल, ठीक, तो ये लैम्डा एल हो जाएगा। और नीचे क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। अब हमें क्यू डैश भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ये जो वैल्यू होगी जो हम लिखते थे हमेशा ई इंटू 2πr_l इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखते थे ना। अब इसमें देखिए ये जो क्यू आर स्क्वायर है इसमें, तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू लिख देते हैं। क्यू की जगह पे क्यू लिख दिए और ये आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर और नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट। ये पूरे जो क्यू डैश की जगह ये वाली पूरी वैल्यू रख दी है, एप्सिलॉन नॉट भी रख दिए हैं। ठीक, इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको मैं बताती हूँ फिर आगे देखते हैं। इसमें इतना समझिए, पहले एक एक स्टेप बता रही हूँ, अगर ज़्यादा जंप कर जाऊँगी तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, तो इधर देखिए ई आ जाएगा, यहाँ पर क्यू है, क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्यू की जगह पे लैम्डा एल लिख सकते हैं। ये हो गया आर स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा 2, इसको नीचे ले आएंगे तो 2πr_l और ये कैपिटल आर का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यही चीज़ मैं आप लोगों को डायरेक्ट लिखने वाली थी, लेकिन मैं आप लोगों को सोच रही एक एक स्टेप बता दूँ, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में हो जाएंगे। ठीक, मैंने क्या किया, ये क्यू की जगह पे ये वाली वैल्यू को पुट कर दिया, क्यू डैश की क्यू पे वाली वैल्यू को पुट कर दिया, तो क्यू आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर हो गया और नीचे एप्सिलॉन नॉट था। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए। क्या क्या कट रहा है, एल से एल कैंसल आउट हो गया और एक आर से एक आर कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा लैम्डा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इतना हो गया। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे 2 से तो क्या हो जाएगा 2πr अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इतना ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, कोई भी एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा जो कि इनसाइड के लिए होगा। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीनों टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे आती है, मंडे टू फ्राइडे आती है, तो आप शाम को 6 बजे ज़रूर एक्टिव रहा करिए। उस टाइम पे मैं भी थोड़े टाइम के लिए एक्टिव रहती हूँ, तो आपको जो भी क्वेश्चन रहा करे लाइव पूछ लिया करिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई भी कर दिया करूँगी। ठीक, और भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी न्यू टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर दिया करिए। कोई भी क्वेरी है और वीडियो सच में अच्छा लगता है तो दिल से अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करिए। आप लोग के लाइक से भी मोटिवेशन मिलता है। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।